वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्प्रैक्सिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्प्रैक्सिया आखिर होता क्या है, डिस्प्रैक्सिया के क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं और उसका क्या क्या कारण हो सकता है, डिस्प्रैक्सिया को हम कैसे डायग्नोज करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डिस्प्रैक्सिया को RPWD एक्ट 2016 के तहत एज ए डिसेबिलिटी ऐड किया गया था। RPWD एक्ट 2016 में टोटल 21 डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया था, जिसमें से एक डिसेबिलिटी जो है डिस्प्रैक्सिया भी है। डिस्प्रैक्सिया फिर होता क्या है? डिस्प्रैक्सिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिस प्लस प्रैक्सिया। डिस मतलब होता है किसी प्रकार का जो है डिफिकल्टी, और वहीं अगर हम प्रैक्सिया की बात करें तो प्रैक्सिया जो है प्रैक्सिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन मूवमेंट, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जो है क्या कहलाएगा, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया को और भी दो तीन नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर और फिर मोटर लर्निंग डिफिकल्टीज। इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी हम इसको बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया में आखिर होता क्या है, डिस्प्रैक्सिया आखिर में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी थोड़ा जो है ब्रीफली देख लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया में डिफिकल्टी इन मसल्स कंट्रोल। डिस्प्रैक्सिया से जो भी होंगे अफेक्टेड, उनको जो है मसल्स के कंट्रोल पे प्रॉब्लम्स आएगी, वो अपने मसल्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर डिस्प्रैक्सिया जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स है, जो इसमें क्या क्या रिलेटेड होंगे। एक प्रकार का जो है डिस्प्रैक्सिया जो है वो डिसेबिलिटी है, अगर कोई उससे अफेक्टेड होता है तो उसके साथ वो प्रॉब्लम्स जो है लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। डिस्प्रैक्सिया में प्रॉब्लम्स किस किस से रिलेटेड होता है? मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, जजमेंट, प्रोसेसिंग, मेमोरी और जो है कुछ कुछ कॉग्निटिव स्किल्स। डिस्प्रैक्सिया के अफेक्टेड लोगों में ये देखा गया है कि अगर उनकी तरफ अगर आप कोई बॉल फेंकते हो, ठीक है, तब फिर वो अच्छे से उस चीज को जज नहीं कर पाते हैं और वो बॉल को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर उनको जो है रनिंग में भी प्रॉब्लम्स आती है, राइटिंग किसी प्रकार का जो है लिखने में प्रॉब्लम्स आती है। उसके बारे में हम लोग आगे भी साइन और सिम्टम्स में भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर डिस्प्रैक्सिया जो है मेनली फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को जो है अफेक्ट करता है, जिसमें कि फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा लिखने जैसे, जिसमें कि हमारे छोटे मसल्स जो है यूज होते हैं। वैसी एक्टिविटी जिसको करने के लिए जो हमारे छोटे छोटे मसल्स का यूज होता है वह क्या कहलाता है, वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल बोल सकते हैं राइटिंग, लिखने के लिए जैसे हम पेन, ठीक है, या तो फिर जो है सुई में धागे पिरोना, वो भी क्या कहलाएगा, फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। या तो फिर अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स की, जिसमें ऐसे एक्टिविटी जिसमें हमारे जो है बड़े बड़े मसल्स का यूज होता है, जैसे कि रनिंग, दौड़ना हो गया, एक्टिविटी करना, कोई भी जो है फिजिकल एक्टिविटी करना जैसे एक्सरसाइज करना, ये सब किस में आएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। डिस्प्रैक्सिया के केस में ये देखा गया है कि वह जो है उसके लर्निंग को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल्स में उनके जो है लिखने के में प्रॉब्लम्स आएगी। तो डिस्प्रैक्सिया से लोगों को देखा गया कि उनका जो है लर्निंग जो है अफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि वह जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें, ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्प्रैक्सिया के कारण जो उसको लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। और कुछ कुछ केस में ये देखा गया है डिस्प्रैक्सिया जो है डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और ADHD के लोगों को भी वो डिस्प्रैक्सिया भी होता है, ठीक है। ऐसे लोग जैसे डिसलेक्सिया जिनको जो है स्पीच प्रॉब्लम होती है, वह जो है बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, या तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो जो है डिसलेक्सिया से रिलेटेड हो गया, रीडिंग से रिलेटेड। वहीं डिस्कैल्कुलिया की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से हो गए। और ADHD की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो है अटेंशन से रिलेटेड। तो वो सब होने के साथ साथ जो है उनको डिस्प्रैक्सिया भी हो सकता है। वहीं डिस्प्रैक्सिया में ये देखा गया है कि वह जो है 6 से 10% के बच्चों में जो है वह अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि अभी तक जितने भी बच्चे हैं उसमें से जो है वह उसका रेशियो अगर देखा जाए तो ओवरऑल वह जो है 6 से 10% लोगों को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। और डिस्प्रैक्सिया के केस में ये भी देखा गया है कि जो है उसके जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वह आपके अडल्ट में जो है वो नोटिस किए जाते हैं, ठीक है।
वो एडल्ट में जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है उसको साइन और सिम्टम जो है दिख रहे हैं, लेकिन वही एडल्ट के जो जब वो बचपन में जो रहते हैं, जब वो चाइल्डहुड फेज में रहते हैं, तब फिर उसमें जो है वह वो नोटिस नहीं कर पाते हैं उसमें, ठीक है, कि उनके जो है कोई भी साइन और सिम्टम जो है वो देखने को नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया से कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिसके कारण जो हम उसको जो है देख के पहचान पाए कि हाँ वह जो है डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हो सकता है। तो इन्फेंसी की अगर बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे के जिसको जो है 2 साल से कम के बच्चों को, उसमें ये देखा गया कि और बच्चों के कंपैरिजन में वैसे बच्चे जो कि डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हैं वह जो है कुछ भी काम करने में जो है उसको जो है देर लगता है, जैसे कि और बच्चे के कंपैरिजन में वो जो है बैठना बहुत देर से सीखते हैं, क्रॉल करना जो है बहुत देर से सीखते हैं, वॉक करना जो है देर से सीखेंगे, स्पीक वो बोलना जो है देर से सीखते हैं, खड़ा होना जो है बहुत देर देर से सीखते हैं, ऐसे जो है देखा गया है। उनका जो है मोटर मूवमेंट जो है बहुत देर होता है, बहुत थोड़ा मतलब कि नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में जो है लेट से होता है। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में ये देखा गया कि वह जो है उनको प्रॉब्लम्स क्या आती है, गेटिंग ड्रेस्ड, मतलब कि उनको जो है कपड़े पहनने में जो है प्रॉब्लम्स आती है, कपड़े पहनने में जो है खास करके जो है बटन लगाना, ठीक है, या फिर शूलेसेस बांधना, जैसे कि हम लोग अभी आगे बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी करने में उनको प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि टाइंग शूलेसेस, उनको शूलेस बांधने में प्रॉब्लम्स आएगी, बटन्स बंद करने में प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर जो है पैंट की जीप जो होता है उसको बंद करने में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर कटलरी को यूज नहीं कर पाते, मतलब कि वो चम्मच को जो है अच्छे से यूज नहीं कर पाते, चम्मच हो गया या फिर फॉर्क हो गया, ये सब को जो है अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, और उनको जो है हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, कि जैसे कि वो प्लेग्राउंड एक्टिविटी में जो है उनको प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि वह जंप नहीं कर पाते हैं, किसी भी बॉल को कैच नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते हैं, बॉल को किक नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है स्कीपिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जो रस्सी फांदना ये सब जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लासरूम एक्टिविटी में जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलता है, जैसे कि वह जो है कैंची को यूज नहीं कर पाते, मतलब किसी भी चीज को अगर कट करने के लिए अगर दिया जाए तो वह जो है नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है किसी भी जो है कलर पेंटिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं, और ड्रॉ भी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ड्रॉ करने का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि उनके जो है वो फाइन मोटर स्किल्स जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, इसके कारण जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। प्लेइंग जिक्सॉ एक्टिविटी गेम्स, मतलब कि जो भी वो गेम्स खेलते हैं वो भी जो अच्छे से वो खेल नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ में जो है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वह जो है अपना कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आती है, कि वो किसी भी एक चीज पे जो है ज्यादा देर तक जो है टिक नहीं पाते हैं। जैसे क्लासरूम एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वह जो है किसी भी एक चीज में जो है ज्यादा देर तक जो है ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड का। लेटर चाइल्डहुड में जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ये देखने को मिला है कि जितने भी हम लोग जो है अभी अर्ली चाइल्डहुड में जो प्रॉब्लम्स पढ़े हैं वो जो है अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, उसका जो है अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाता है, या फिर जो कुछ कुछ इम्प्रूव होता है तो बहुत कम इम्प्रूव होता है। तो पहले तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है जितने भी सिम्टम्स जो हम लोग पढ़े थे वो सब हो सकता है। इसके बाद फिर लेटर चाइल्डहुड में ये देखा जाता है कि वह जो है स्पोर्ट एक्टिविटी को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहता है, ठीक है, वो जो है जल्दी स्पोर्ट एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैथमेटिक्स और राइटिंग में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके बाद फिर जो है स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम गेटिंग राइटिंग डन, फिर वह जो है किसी भी चीज को लिखने में जो है बहुत ही ज्यादा टाइम जो है लगा देते हैं। जैसे अगर हम कॉपी करने के लिए भी अगर हम बोलते हैं तो उनको कॉपिंग करने में भी जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर बैडली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वह जो है अच्छी तरह से वह जो है ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है, उनके जो है अपने वो किसी भी चीजों को लेके जो है वह वेल ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और उनके अगर रूम की भी अगर हम बात करते हो उनके रूम में जो है सामान इधर उधर जो है बिखरा हुआ रहेगा। डजंट फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड अनेबल टू रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ में वह जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन को याद रखने में जो वो सक्षम नहीं होते हैं। इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, जो जैसे कि हो गया पुअर पोस्चर, उनका जो है बैठने का जो है तरीका जो है सही नहीं रह पाता है, या फिर जो है चलने का तरीका जो है सही नहीं रह पाता है, ये भी हम बोलते हैं। इसके बाद फिर हो गया राइटिंग और ड्राइंग जो है उनका जो है डिफिकल्ट होता है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। उनकी राइटिंग हैंड राइटिंग जो है बहुत ही जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता है।
इसके बाद फिर डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी। इसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि उनको जो है अपने बॉडी के जो है दोनों साइड के दोनों हिस्से को जो है एक बार जो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि उनको जो है कोई बाइक चलाना हो या फिर जो है फोर व्हीलर चलाना हो, ठीक है, तो उसमें उनका जो है दोनों पैर और दोनों हाथ जो है उसमें यूज हो रहा है, तो वो वैसे काम वो जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, वैसे काम वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अनक्लियर स्पीच, वह उनका जो है आवाज जो है बहुत वो अनक्लियर होता है, मतलब किसी वर्ड को जो है वो जम्बल्ड कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक ही वर्ड को जो है दो तीन बार जम्बल कर देते हैं, या तो फिर जो है इधर से उधर वर्ड को जो है कर देते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं। इनके कारण जो है इनका जो है स्पीच या फिर जो भी कुछ भी बोलते हैं वो क्लियर नहीं रह पाता है। इसके बाद फिर और क्या क्या देखने को मिला है, वो ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग मोर चैलेंजिंग। उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, वो ग्रूमिंग में प्रॉब्लम्स आती है और साथ साथ में उनको जो है कपड़े में ड्रेसिंग अप में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, जैसे कि सेविंग करना या फिर जो है किसी प्रकार का जो है मेकअप करना या कपड़े को जो है जल्दी जल्दी पहनना, ये सब जो है वो नहीं कर पाते हैं। शू लेसेस बांधना, ये भी जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर है पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन में उनका जो है आंख और हाथ का जो है अच्छे से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे बॉल पकड़ने वाला, तो अगर हम वो अच्छे से वो जज नहीं कर पाते हैं उस चीज को कि आखिर कितने देर में जो है वो बॉल आने वाला है, ठीक है, इसके कारण जो है वो बॉल को पकड़ने के लिए वो अपना हाथ ही नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हो गया डिफिकल्टी इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट एंड टास्क। उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वह जो है प्लान करने में प्रॉब्लम्स आती है, वो किसी भी प्रकार का जो है प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी थॉट्स को जो है ऑर्गेनाइज या फिर किसी भी टास्क जो है करने के लिए वो ऑर्गेनाइज या फिर उसको प्लान नहीं कर पाते हैं कि आखिर उसको कैसे ऐसे जो है कर सकते हैं उस काम को। बहुत ही जल्दी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका जो सेल्फ स्टीम जो है वह बहुत ही जो है लो होता है। इसके बाद फिर डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, उनको जो है सोने में भी प्रॉब्लम्स आती है। और क्या है, लैक ऑफ रिदम, ठीक है। लैक ऑफ रिदम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे वो अगर कोई किसी भी सॉन्ग पे अगर वो डांस करना है तो उसमें उस टाइप से वो रिदम में वो डांस नहीं कर पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। या तो फिर किसी भी प्रकार का जो है पैटर्न को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी रिदम को जो है अच्छी तरह से वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसके बात करते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं ये डिसेबिलिटी होने के। तो कारण में हम लोग बात करते हैं नो एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ डिस्प्रैक्सिया इजंट नो, ठीक है, उसका जो है एग्जैक्ट कारण जो है अभी तक कुछ भी जो है नोन नहीं है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक जो है नहीं पता चला है। डिस्प्रैक्सिया इज ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द पाथवे दैट कन्वेज सिग्नल्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। डिस्प्रैक्सिया केस में जो है कुछ कुछ जगह ये बताया गया है कि उनका जो है प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जैसे जो भी मसल्स मतलब कि ब्रेन से जो मैसेज या सिग्नल जो दिया जाता है मसल्स को, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, जो उनका पाथवे होता है। जैसे अगर ये ब्रेन है, ठीक है, और ये मसल्स है, तो यहाँ तक कुछ ना कुछ तो ये सिग्नल जो है कैसे जाएगा, ये इसका कुछ ना कुछ तो पाथवे होगा। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो पाथवे है इसमें प्रॉब्लम्स आती है, इसके कारण जो वो ब्रेन से वो सिग्नल्स तो भेजा जाता है लेकिन वो मसल्स तक जो है पहुंच नहीं पाता है, इसके कारण जो है वो डिस्प्रैक्सिया का एक रीजन बताया गया है, ठीक है। एक जो मेन कारण जो है ये बताया गया है कि वह जो है ब्रेन से मसल्स तक उनका जो सिग्नल्स होता है वो नहीं पहुंच पाता है, उनका जो पाथवे जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इन इसके केस में ये देखा गया मोटर न्यूरॉन्स नॉट वेल डेवलप्ड। मोटर न्यूरॉन्स जो है वही होता है जो कि ब्रेन से जो सिग्नल्स या मैसेजेस को मसल्स के पास लेके जाता है, वैसे न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो वो बोल रहा है कि मोटर न्यूरॉन्स जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता। इसके बाद फिर एक रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हल इंग्लैंड का, वो ये बोलते हैं कि डिस्प्रैक्सिया जो है वो प्रोबेबली हेरिडेटरी भी हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबली हेरिडेटरी बोलने का रीजन इनका ये था कि एक फैमिली मतलब कुछ कुछ फैमिली में ये देखा गया है कि एक ही फैमिली के जो है 4 से 5 लोग जो है में जो है सेम सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसके कारण जो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ डिस्प्रैक्सिया जो है वो हेरिडेटरी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस आखिर
हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे हम पहचान पाएंगे कि हम उसको जो है वह व्यक्ति जो है डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित है। तो इसका कोई भी जो है स्पेसिफिक जो है मेडिकल टेस्ट जो है कोई भी अभी तक नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले बार जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट की, पिछले वीडियो में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम वीडियो में बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या डियग्नोसिस, हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे जीन टेस्टिंग हो गया था, हार्ट मॉनिटरिंग, एंजाइम टेस्टिंग, इसके थ्रू हम लोग जो है उसको डायग्नोज कर पाते थे। लेकिन डिस्प्रैक्सिया को डायग्नोज करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट नहीं है। तो इसको हम आखिर डायग्नोज कैसे करेंगे जब इसका कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं है? तो डिस्प्रैक्सिया को जो है डायग्नोज करने के लिए जो है सबसे बड़ा जो डायग्नोज करने का सबसे बड़ा क्या हो सकता है, रेगुलर एंड प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप उसको जो है हमेशा रेगुलर आप ऑब्जर्व करोगे, तो जिसके कारण आप उसको डायग्नोज कर पाओगे कि हाँ उसमें जो है ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल पा रहा है, ये जो है ऐसी हरकतें कर रहा है, इसके कारण जो हम उसको डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो है इसको डायग्नोसिस में कौन कौन हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी वो डायग्नोज कर सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, या फिर पेडिट्रिशियन या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी जो है डिस्प्रैक्सिया को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ कुछ जो है मोटर स्किल्स एक्टिविटी है जिसके कारण जो है वो हेल्प करता है कि हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। मोटर स्किल्स एक्टिविटी कौन कौन सा मोटर स्किल्स एक्टिविटी, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की हम पहले बात कर चुके हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में कुछ कुछ एक्टिविटी है, उसके कारण जो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये देखते हैं कि आखिर वो अपने बच्चा जो है, वो जो भी बच्चा है वो अगर ऐसा लग रहा है कि वह डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित हो सकता है, तो आखिर उसको हम ये चेक कर सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में आखिर वो अपना लार्ज मसल्स जो भी उसके बड़े मसल्स हैं उसको जो है कैसे वो यूज कर पा रहा है, अपने बॉडी मूवमेंट को जो है कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, वो जंप कैसे कर पा रहा है, थ्रोइंग किसी भी बॉल को या फिर कुछ भी जो है फेंकने का काम है वो कैसे कर पा रहा है। उसके थ्रू हम उसको जो है पहचान सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि आखिर उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स है या नहीं। ठीक है, या फिर उसको मेंटेनिंग बैलेंस, रनिंग, वॉकिंग, इसके थ्रू जो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। वहीं अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तब फिर हम लोग अभी साइन और सिम्टम्स में बहुत सारे भी ऐसे लक्षण देखे थे जिसमें कि वो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड था, जैसे कि बटन्स लगाना, शूलेसेस बांधना, या फिर जो है लिखना। तो उसके वैसे जो है एक्टिविटी के थ्रू हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स में कि बच्चा जो है अपना छोटा मसल्स जो है वो अपना यूज कैसे कर पा रहा है, जैसे कि शूलेसेस बांधना, या फिर बटन बंद करना, या कटिंग आउट ऑफ शेप्स विथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, मतलब कि कैंची की मदद से जो है वह कैसे किसी भी प्रॉपर स्पेसिफिक शेप को जो है वो कट कर पा रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर उसका लिखने, ठीक है, वो राइटिंग, उसका जो हैंड राइटिंग कैसा है, वह अच्छे से लिख पा रहा है कि नहीं, उसके थ्रू भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। अभी तक हम लोग जितने भी डिसेबिलिटी हम पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ये देखें कि उसका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि वो पूरी तरीके से जो है ठीक हो सके, उसकी डिसेबिलिटी को जो है पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो उसी प्रकार डिस्प्रैक्सिया भी एक डिसेबिलिटी है, इसका कोई भी जो है ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से जो है अनक्यूरेबल है। ठीक है, वो पूरी तरह से जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका किसी प्रकार का जो है वो क्योर नहीं है। इसके बाद फिर लेकिन हम जो है कुछ कुछ थेरेपी हम इसको दे सकते हैं जिसके कारण जो है वह अपने सिम्टम्स जो भी उसके लक्षण है उसको जो है मैनेज कर सकता है, मतलब कि उसको जो है बढ़ने नहीं दे सकते हैं। वो थेरेपी से जो है वो सीख के जो है वो अपनी एबिलिटी, वो जो अपनी क्षमता को जो है बढ़ा सकता है, या फिर जो भी वो काम करने का जो है क्षमता को जो है बढ़ा के, या फिर जो उसके नए नए तरीके सीख सकता है उस काम को करने के लिए, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला थेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वह नए नए तरीके जो है सिखाते हैं जिससे ताकि वो स्पेसिफिक वो काम को कर सके। ठीक है, जैसे कि उसका डेली एक्टिविटीज को वो कर सके। इसका एक एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कि राइटिंग। ठीक है, किसी भी को अगर राइटिंग की प्रॉब्लम है, उसकी हैंड राइटिंग जो है बहुत खराब है डिस्प्रैक्सिया के कारण, तब फिर उसको हम टाइपिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग से जो हुआ है जो है कंप्यूटर पे वो अच्छे तरीके से वो टाइप
पाएगा। ठीक है, वही अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करें तब फिर वैसे लोग जिसको जो है बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वह प्रॉपर उस उनके जो है माउथ के या फिर टंग के मूवमेंट पे जो है वर्क करते हैं और उनको लगातार जो है इस पे काम करते हैं, जिससे ताकि वह अच्छे तरीके से वो बोल सके या फिर वो जो भी बोल पा रहे हैं वह जो है वो क्लियर बोल सके। ठीक है, इसके बाद फिर जो है वो अपने ब्रीदिंग, ठीक है, स्पीच थेरेपी जो ये भी सिखाते हैं कि वो अपने ब्रीदिंग पे कैसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद फिर है नेक्स्ट इक्विन थेरेपी। इक्विन थेरेपी क्या होता है? इक्विन थेरेपी जो है वो हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। हॉर्स राइडिंग जिससे ताकि जो है वो कोऑर्डिनेशन में जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कि अगर कोई पेशेंट जो है हॉर्स पे अगर बैठता है, ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो उसका जो है नेचुरल मूवमेंट होता है और वो नेचुरल मूवमेंट जो है उसके फिजिकल स्किल्स लाइक जैसे कि वो इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम्स आती है बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन को जो है अच्छी तरीके से सीख पाता है, उसमें जो है उसको इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, इक्विन थेरेपी में जो है वो हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है। इसके बाद फिर है एक्टिव प्ले, कि हम उसको जो है क्या कर सकते हैं कि हम वो कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि गेमिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है उसको करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे का जो है मोटर स्किल्स जो है डेवलप हो। ठीक है, इसके बाद फिर लर्निंग हाउ टू यूज अ कंप्यूटर और लैपटॉप इफ राइटिंग वाइड हैंड इज डिफिकल्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप जो है उसको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना सिखा सकते हैं जिसकी जो है हैंड राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा खराब है या फिर जो उनको लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, आप उनको कंप्यूटर या लैपटॉप सिखा सकते हो जिससे कि वो टाइपिंग कर सके। इसके बाद फिर यूज अ कैलेंडर डायरी और ऐप टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इसके बाद फिर जो है वैसे लोग जो कि अफेक्टेड हैं उनको जो है कैलेंडर मेंटेन करना आप सिखा सकते हैं, डायरी मेंटेन करना सिखा सकते हैं, जिससे कि आप वो जो है हर एक छोटी छोटी चीज़ों को जो है उसमें लिखे, उसको मेंशन करें, ताकि जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो उनका सही हो सके, वो अपने आप को जो है किसी भी चीज़ में जो है वो अपने आप को ढाल सके, किसी भी काम को करने के लिए वो उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्प्रैक्सिया के बारे में पढ़े हैं, जहां हम उसके साइन और सिम्टम्स, साथ में उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उससे रिलेटेड हम उसको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़े हैं, और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डिसेबिलिटी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।